नमस्ते, वंदे मातरम। रिवॉल्यूशन इंडिया चैनल नए भारत की आवाज़ पर आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दर्शकों, जैसा कि हर बार मैं एक वायदा करता हूं, किसी ना किसी ऐसी खास शख्सियत से मुलाकात कराऊंगा और आज के हमारे खास मेहमान चौधरी रणवीर सिंह विश्वविद्यालय जींद के माननीय प्रोफेसर साहब आचार्य वीरेंद्र शास्त्री जी हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोफेसर साहब, आपका रिवॉल्यूशन इंडिया चैनल पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। धन्यवाद जी, धन्यवाद। आचार्य जी, विश्व भर में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाने लगा है और हर बार एक नया ऐतिहासिक काम होता है। कहीं ना कहीं गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में पूरा विश्व जब एक मंच पर एक साथ एक समय योग करता है। हम जानना चाहते हैं आपकी विशेषज्ञता से योग विषय है क्या, और क्या योग पहले जो पुराने प्राचीन समय में योग था और वर्तमान में आधुनिकता के दौर में जो योग है, कितना आप उसमें अंतर देख पाते हैं? आपने पूछा कि योग है क्या जी। मैं पिछले कई दशकों से पूछ रहा हूँ कि योग क्या नहीं है। योग में किसके लिए योग नहीं है? जी। धर्म के लिए, अर्थ के लिए, जी। काम के लिए, मोक्ष के लिए, रोगी के लिए, भोगी के लिए, विद्यार्थी के लिए, पहलवान के लिए, हर किसी के लिए योग है। मैं दर्शकों से भी कहना चाहता हूँ, मुझे उस डिजीज़ का नाम बता दीजिए जिसमें योग उपयोगी नहीं है। जी। और आज तक मैं ये देख पाऊँ कि एक भी ऐसा रोग नहीं है जिसमें योग काम ना करता हो। दूसरी बात है कि आजकल बड़ा बदलाव आ रहा है समाज में। हम देख रहे हैं कि बार बार शिकायत भी करते हैं कि युवा संस्कार नहीं रहे, ऐसा हो गया, वो हो गया। घुमा दो। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, अगर आपने एक संस्कारित, एक दिव्य, भव्य, रोग मुक्त, क्रोध मुक्त, जी, शोक मुक्त युवा चाहिए तो उस युवा को आपको योग की शरण में ले जाना पड़ेगा। अरविंदो ने कहा था, योग जो है मानव से मानव की यात्रा है। जी। आदमी का जो संपूर्ण व्यक्तित्व बदल दे, संपूर्ण। जी। केवल शारीरिक नहीं, मानसिक, भावनात्मक, हर तरफ से जो परिवर्तन कर सकता हो तो योग ही कर सकता है, अन्य और कोई ऐसी विधा नहीं है। जी। आचार्य जी, आपने योग शब्द का बहुत बड़ा एक अर्थ आपने बता दिया कि ऐसे क्या चीज़ योग में नहीं है जिससे हम कि उस दुखों से निजात और सुखों की प्राप्ति योग से ही संभव है। मेरा एक प्रश्न और था इसी चर्चा के दौरान, प्राचीन समय में जो योग प्रक्रिया थी और वर्तमान में आधुनिकता के दौर में जब योग प्रक्रिया है, आज हम अभी मौजूद हैं महर्षि पतंजलि योग भवन चौधरी रणवीर सिंह विश्वविद्यालय जींद के सभागार के नज़दीक। हम जानना चाहते हैं आपके उस विशेषज्ञता से कितना अंतर उस योग की विधा में आया है, या उसका कहीं ना कहीं हमारे को फ़ायदा है या नुकसान है उस आधुनिकता के साथ जुड़ाव होने पर? बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। संसार में 3 दुख बताए, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक। तीनों दुखों की निवृत्ति के लिए योग को अपनाया गया। शुरू में योग जो था, आम जन यह समझता था ये केवल विरक्त पुरुष, संतों के लिए, साधुओं के लिए, योगियों के लिए योग है। इसलिए योग को कंदराओं तक या गुरु शिष्य परंपरा तक सीमित कर दिया गया था। जी। लेकिन बाद में कुछ ऐसे योगी हुए जिनके सानिध्य में जनमानस जुड़ने लगा। जनमानस जब योग करने लगा तो उसने देखा कि जब मैं योग कर रहा हूँ, योग करने से न केवल मेरा मन एकाग्र हो रहा, योग करने से न केवल मेरा मन शांत हो रहा, योग करने से न केवल मेरा ध्यान लग रहा है, योग करने से न केवल मुझे समाधि की अनुभूति हो रही है, बल्कि योग करने से मेरे जो शारीरिक दुख थे, मानसिक दुख थे, वो भी दूर हो रहे हैं। अब मैं साधारण शब्दों में कहना चाहूँगा, आम आदमी जब योग से जुड़ा तो उसके आदि और व्याधि, उसके रोगों की निवृत्ति होने लगी। उसके बाद योग ने एक दिशा बदली। उस दिशा में क्या हुआ कि जनमानस तक योग आ गया, यानी कि कंदराओं से लेकर आज लैब तक योग पहुँच गया। लेकिन उसमें कुछ अच्छा पक्ष भी है, उसका कुछ बुरा भी हुआ। जी जी जी। कहीं ना कहीं मैंने देखा कि अब योग की जो प्रतिष्ठा थी, जो योग जिन एक वैभव के लिए जाना जाता था, जी, आज कई बार ऐसे से आपको देखने को मिलते हैं कि नकारात्मक बातें भी देखने को मिल जाती हैं। जी। और जब योग में पैसा आया ना, उसके कारण ये हुआ कि पैसे के साथ साथ गलत आदमी भी योग में जुड़ने लगे और वो केवल
योग से भौतिक वस्तुओं का संग्रह करना चाहते हैं, पैसा का संग्रह करना चाहते हैं। उसके बाद हमारे ऐसी लंबी परंपरा है, भगवान शिव से लेकर महर्षि पतंजलि से लेकर, शिव से लेकर, गोरक्षनाथ से लेकर, इतनी बड़ी हमारी परंपरा है। उसके बाद आज का जो आदमी है वो अपने नेम और फेम के लिए कुछ परिवर्तन कर देता है। योग में आंशिक सा परिवर्तन करके अपने नाम से वो योग को जनाने का प्रयास करता है कि मैंने इन्वेंशन किया। नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत सारे व्यक्ति हैं जिनका मैं अभी नाम नहीं लेना चाहता। ये योग जो है हमारे ऋषियों ने पूर्ण रूप से विकसित किया था। उसमें आप ऐसा नहीं कि आंशिक सा परिवर्तन करके ये कहेंगे मेरा योग है, जैसे मैं कोई थोड़ा सा आंशिक परिवर्तन करूं कि ये वीरेंद्र योगा है, आचार्य योगा, ऐसा नहीं है। तो ये थोड़ा सा नकारात्मकता आज आधुनिक युग में देखने को मिल रही है। दूसरी बात क्या है कि कुछ व्यक्तियों के हाथों में योग गया है, वो इतने उच्च पात्र नहीं थे, उसके अधिकारी नहीं थे, है ना। मैंने योग में एक हमेशा शब्द बोलता हूँ, जो प्रसिद्ध हैं वो सिद्ध नहीं है। अच्छा, पर जो प्रसिद्ध हैं वो सिद्ध नहीं है, जो सिद्ध हैं वो प्रसिद्ध नहीं है। ऐसे ऐसे योगी हैं जो प्रसिद्ध भी नहीं होना चाहते। योग को आपने जाना ही क्या, योग को देखा ही क्या? आम जनमानस को आप इसको कोई भी बालक या बालिका तुरंत लिख देती है योगी। योग को जानना है तो आधुनिक युग में मैं एक दो नाम लेना चाहूंगा। देवरिया बाबा को देखो, योग क्या होता है ना। ऐसे ऐसे बहुत सारे हमारे सच्चे योगी हुए। वो ऐसे सच्चे योगियों का आज थोड़ा सा समाज के सामने थोड़ा सा विलुप्त दिखते हैं, वो कम मात्रा में दिखते हैं, बहुत कम दिखते हैं। और जो योग में ऐसे व्यक्ति हैं जो योग से धन संग्रह करना चाहते हैं, वो ज़्यादा दिखते हैं आज के युग में। जी आचार्य जी, आपने तो परत दर परत चीज़ें खोलते चले गए। जो सिद्ध है वो प्रसिद्ध नहीं, और जो प्रसिद्ध है वो सिद्ध नहीं। बड़ी एक विचित्र ही बात भी नज़र आती है और कहीं ना कहीं सत्यता के नज़दीक भी नज़र आती है। आचार्य जी, हमने विषय रखा कि भी योग सही मायने में जो हमारे ऋषि मुनि थे, जो योग की पद्धति दे के गए वही श्रेष्ठ और उत्तम थी। उसके बाद तो सिर्फ हम रिसर्च कर रहे हैं, सर्च शब्द नहीं है। ऐसा ही है कुछ आचार्य जी? बिल्कुल। महर्षि पतंजलि का योग करके देखो आप, महर्षि पतंजलि योग सूत्र पढ़ के देखो आप, है ना। इतनी गहरी बातें, इतने, मैं हमेशा कहता हूँ ऋषि जिसने रिसर्च कर ली, है ना, मैं ऋषि जो उस बहुत ऊंचाई में पहुंच गया, है ना, ऋषि ही रिसर्चर था। मैं ऋषि जिसने बहुत उस अनुसंधान किया, हजारों बार वो अपने शरीर पर प्रयोग करके देखें, तब समाज के सामने बात रखते हैं। हमारे ऋषियों के जो वाक्य हैं वो अकाट्य हैं, त्रिकाल बाधित हैं। आज से 5000 वर्ष पूर्व भी वह सत्य थे, आज भी सत्य हैं, और जब तक धरा रहेगी तब तक सत्य रहेंगे। आधुनिक युग में क्या हुआ कि रिसर्च के नाम पर कोई भी थ्योरी दे देते, वो 2 दिन टिक नहीं पाती। महर्षि पतंजलि का एक वाक्य आप काट के दिखा दो, आचार्य चरक का एक वाक्य आप काट के दिखा दो, आचार्य धर्मवंतरी का एक वाक्य आप काट के दिखा दो, आचार्य सुश्रुत का एक वाक्य आप काट के दिखा दो। हमारे विशेषता ये भारतीयों ऋषियों की, उन्होंने हजारों बार अपनी देह पर प्रयोग करके समाज के सामने वो सूत्र रखे हैं। जी, आपका कहने का मतलब है जो अकाट्य जो सूत्र दिए हमारे ऋषि मुनियों महर्षियों ने, निश्चित तौर पर उस सिद्धांत पर ही पूरी दुनिया, पूरा विज्ञान तंत्र, पूरा डॉक्टरी लाइन शायद उन्हीं विषयों पर, उसी जो नींव की ईंटों पर वर्तमान में अपने कार्यरत है। ऐसा ही कुछ आप कहना चाहते हैं? बिल्कुल। अब आज के युग में क्या हुआ, किसी भी हमारे ऋषि का कोई सूत्र उठाया, उसमें आंशिक सा बदलाव किया, रिसर्च का नाम लेकर अपना नाम टेक देते हैं। ये बिल्कुल गलत है जी, ये होना नहीं चाहिए। जी आचार्य जी, हम चौधरी रणवीर सिंह विश्वविद्यालय के प्रांगण में इसमें खड़े हैं। CV रमन भवन के परिसर के बिल्कुल समक्ष हम खड़े हैं। क्या ऐसा चौधरी रणवीर सिंह विश्वविद्यालय, क्या अन्य विश्वविद्यालयों के मुकाबले क्या ऐसा नए कोर्सेज और ऐसे पाठ्यक्रम करा रहा है जो अपने आप में यूनिवर्सिटियों की एक भीड़ में अलग से अपने आप को परिभाषित कर रहा है, अलग से अपनी एक पहचान बना रहा है? देखिए, योग की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से पूर्व में बहुत बड़े संस्थान योग के हैं जी, लेकिन हमने एक बात की है यहाँ पर जी, कोशिश की है कि व्यावहारिक योग सिखाएं, प्रैक्टिकल हम करवाएं जी। कुछ चीज़ें
जो मैं पूरे प्रमाण के साथ कह सकता हूँ, पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ, कुछ चीज़ें हमारे यहाँ हैं और जगह नहीं है। जैसे मैंने प्रयास किया, यहाँ हम योग का सटकर्मा रियल में प्रैक्टिकल क्लास लगाते हैं जी, आसनों की क्लास होती है, प्राणायाम की क्लास होती है, योग का तो होता ही होता है। जी, इसके अतिरिक्त कुछ थेरेपीज है जो उनको वैकल्पिक चिकित्सा कहते हैं। जैसे यहाँ रेकी का प्रशिक्षण दिया जाता है बच्चों को, जी, यहाँ प्राणिक हीलिंग का प्रशिक्षण दिया जाता है बच्चों को, या मर्मा थेरेपी का प्रशिक्षण दिया जाता है बच्चों को, जी, या मंत्रा थेरेपी का प्रशिक्षण दिया जाता है बच्चों को। जी, ये जो रेकी है, प्राणिक हीलिंग है, मर्मा है, मंत्रा है, आप देखेंगे अन्य विश्वविद्यालयों में ये बहुत ही कम देखने को मिलती हैं। जबकि हमारा बच्चा जब MA 4th में आता है तो हम उसको इसका मास्टर बनाने का प्रयास करते हैं। इस मामले में चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय अन्य विश्वविद्यालयों से अलग है, आगे है। आचार्य जी, प्रोफेसर साहब, जो आपने विषय बताए, क्या ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत 2020 के तहत आते हैं, या पाठ्यक्रम में इन विषयों को लिखाया गया है, दिखाया गया है, या इसके अतिरिक्त आप एडिशनल एक स्किल के रूप में आप इस विषय को सिखा रहे हैं बच्चों को? लगभग समस्त विश्वविद्यालय के सिलेबस में ये कोर्स डाले गए हैं जी, लेकिन मैंने ये देखा कि 1-2 दिन की वर्कशॉप करवा देते हैं, जी, उसके नाम पर इतिश्री हो जाता है। हम पूरा प्रयास करते हैं, विशेषकर MA 4th जो सेम होता है, MA योगा 4th का, जी, जी, तो उसमें हम डेली इसका अभ्यास कराने का प्रयास करते हैं। और ये अपने आप में भविष्य की थेरेपी है। एक दिन आज आप देख रहे हैं कि बहुत सारे एलोपैथ का साइड इफेक्ट आ चुका है, हर थेरेपी का अपना महत्व है, जी, धीरे धीरे जड़ी बूटियां कम हो रही हैं। लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ योग जो है वो भविष्य की थेरेपी है, रेकी जो है भविष्य की थेरेपी है, प्राणिक हीलिंग जो भविष्य की थेरेपी है, मंत्रा जो है भविष्य की थेरेपी है, मर्मा थेरेपी में आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते, कई बार तो इतना आश्चर्यजनक परिणाम मिलता है और आपका लगता कुछ भी नहीं है। हमारे संसाधन बहुत ही कम प्रयोग होते हैं। जी, जी, जी। आचार्य जी, प्रोफेसर साहब, हम जानना चाह रहे हैं, जो यहाँ से बच्चे योग की विधा में जो स्किल्ड होके जाएंगे, वो क्या उन बच्चों का कहीं रोजगार की किस प्रकार से व्यवस्था होती है, या क्या वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ बढ़ते हैं, या अपने योग संस्थान चलाते हैं? कैसे इसको रोजगार के साथ आप कैसे जोड़ेंगे, थोड़ा बताते चलें आचार्य जी। देखिए, जनमानस तो ये सोचता कि मुझे सरकारी नौकरी मिले योग में। जी, सरकारी नौकरी का तो इतना बहुतायत में नहीं मिलती, जी, लेकिन मैं ये एक बात पूरे दावे के साथ कहता हूँ, जो बच्चा नित्य प्रति योगाभ्यास करता है, जो बच्चा नित्य प्रति अपनी क्लास लगाता है, जो बच्चा सीख लेता है, वो बेरोजगार नहीं हो सकता। और मेरे बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो गुड़गांव में हैं, दिल्ली में हैं, विदेश में हैं, जो मैं यहाँ तनख्वाह लेता हूँ उससे कई गुना ज़्यादा पैसे कमाते हैं। एक लड़की मुझे मिली, यहाँ पर आई वो एक बार, वो हमारी विद्यार्थी नहीं थी, कहीं और से डिग्री कर रही थी, सीखने के लिए हमारे पास आई। तो वो हमारे पास बड़ी मुश्किल से महीना भी नहीं रही होगी, महीना उसने हमारी क्लास लगाई। उस लड़की का टेलीफोन आता मेरे पास कि गुरुजी, मैं आपको दक्षिणा देना चाहती हूँ। मैं किस नाम की दक्षिणा देना चाहती हूँ? कि मैं गुड़गांव में करीब 1.5 लाख रुपए महीना कमा रही हूँ। मैं आश्चर्यचकित था, एक बालिका जो केवल 1 महीने में प्रशिक्षण ले लेती है और गुड़गांव जैसे शहर में 1.5 लाख रुपए कमा रही है। तो मेरा बच्चों से निवेदन है कि आप पहले उसका प्रांगत बने, उसमें प्रशिक्षण अच्छी तरह से ले, उसके एक्सपर्ट बने, तो आपकी फिर रोजगार की कमी नहीं है आपको। आप कहना चाहते हैं निश्चित तौर पर ये शरीर को भी स्वस्थ करता है, मन को भी स्वस्थ करता है, और आर्थिक रूप से भी सक्षम बनाता है, योग जो विषय है। देखिए, योग की विशेषता ये है कि सबसे पहले तो स्वयं को ठीक कर देता है। जी, जी, रोजगार तो बाद की बात आती है ना। जी, जी। तो स्वयं ठीक होना, तो केवल ये नहीं कि केवल योग के विद्यार्थियों के लिए, मैं तो सभी को लिए कहता हूँ कि कोई भी, अगर आप आपका विषय कोई भी हो सकता है, आपकी आयु कोई भी हो सकता है, आप किसी देश के नागरिक हो सकते हैं, तंत्र समस्त मन समस्त सबको चाहिए ना। और आज मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, सबसे बड़ी विकृति आज मानव के मन में आ चुकी है। और मन का इलाज जिसको महर्षि पतंजलि चित्त कहते हैं, वो केवल योग से ही। मैं हमेशा बालकों से कहता हूँ, शरीर के डॉक्टर तो बहुत मिल जाएंगे, चित्त का चिकित्सक आपको नहीं मिलेगा कोई भी। देखिए, हमारा जो शरीर है ना, ये केवल भौतिक नहीं है। योग कहता कि शरीर के 3 प्रकार हैं। ये स्थूल शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, कारण शरीर है। सूक्ष्म शरीर की चिकित्सा तो सूक्ष्म विद्या से हो सकती है। ये जो शरीर है ना, ये 5 भागों में बटा हुआ है। अन्नमय कोश है ये जो आपको दिखाई दे रहा है। अन्नमय कोश की शुद्धता तो
चिकित्सा तो कोई भी कर देगा। इसके बाद आता है प्राणमय कोश। जी। प्राणमय कोश की चिकित्सा तो केवल प्राणायाम से ही हो सकती है। उसके बाद आता है मनोमय कोश। जी। मनोमय कोश की जो चिकित्सा वो मंत्रों जैसी विधाओं से हो सकती है। उसके बाद विज्ञानमय कोश आता है, आनंदमय कोश आता है। जी। ऐसे आदमी बहुत डेप्थ में जाता है, और डेप्थ में जाने के लिए आपकी जो इंजेक्शन है, आपकी जो दवाइयाँ वो काम नहीं करेंगी। वहाँ तो प्राण, मंत्र, ध्यान, समाधि काम करेंगी। इसलिए आदमी का जो महर्षि सुश्रुत की परिभाषा समदोषा समअग्निशा समधातु सममल क्रिया प्रसन्न आत्म मन इंद्रिय, जिसकी आत्मा भी प्रसन्न हो, मन भी प्रसन्न हो, जिसकी समस्त इंद्रिया प्रसन्न हो, वो केवल मात्र योग से ही संभव। पूर्ण स्वास्थ्य की अगर प्राप्ति हो सकती है तो केवल और केवल और केवल योग आयुर्वेद जैसे विषय से हो सकती है। जी। दोस्तों, जैसे कि मैं हर बार कहता हूँ, आप रील देखना बंद कीजिए, आप रियल बिग स्टोरी आप देखिए। निश्चित तौर पर रील का वो ज़माना गया, उससे आपका मन स्थिर नहीं होता है। और मन स्थिर की बात से मुझे एक पर्सन याद आया, आचार्य जी, आज मानसिक रोग की स्थिति में बहुत आयत में लोग इस दिशा में बढ़ रहे हैं, जिसका इलाज डॉक्टरी लाइन अपने तरीके से करता है, लेकिन वो शायद कुछ पीड़ादायक, शायद वो आदमी को आभासी दुनिया, उसको पता ही नहीं लगता वो किस दुनिया में कहाँ बैठा है, किस तरीके से। क्या योग में ऐसा कोई मंत्र जादू कुछ है कि जो मानसिक स्थिति जब किसी व्यक्ति की खराब हो जाती है, उस मानसिक स्थिति को सुदृढ़ स्थिति में लाया जा सके? देखो, पहले तो योग जादू नहीं है, योग एक विज्ञान है, योग एक कला है, पूरी साइंस है। और दूसरी बात, आज मैं ये कहना चाहता हूँ कि मानसिक रोगियों की संख्या इतनी बड़ी हो चुकी है, आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। और मानसिक रोगी की विशेषता क्या होती है कि वो ये उसकी कमी मानता हूँ मैं, तो वो ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि मैं मानसिक रोगी हूँ, है ना। बाढ़ सी आ चुकी है। और कई बार अगर आपने पूर्ण रूप से उसको स्वस्थ करना है तो मैं ये कहता हूँ, हमारे पास एक, मैं और बता रहा हूँ, योग निद्रा जैसा विषय है, प्राणायाम जैसा विषय है, रेकी जैसा विषय है, प्राणिक हीलिंग जैसा विषय है, ध्यान जैसा विषय है, मंत्रा जैसा विषय है। इसमें मैंने आदमी की 100% पर्सनालिटी बदलती देखी है। मेरे पास ऐसे ऐसे बच्चे आए हैं जो कहते हैं कि गुरुजी मैं तो इतना क्रोधी था, इतने झगड़े करता था, जो मेरा बाप और मेरी माँ, मेरे परिवार वाले डरते थे ये कहीं ना कहीं कोई ना कोई केस लगाएगा। अब मैं अपने परिवार वालों को समझाता हूँ, लड़ना नहीं, झगड़ना नहीं। आपको जानकर हैरानी होगी, आजकल एक और विषय है, कई बार लड़का जो अपने आप को लड़का नहीं मान पाता, लड़की है जो अपने आप को लड़की नहीं मान पाती, इसकी चिकित्सा वर्ल्ड में कहीं नहीं है। अभी कोई मेरे से मिला, मैं नाम तो नहीं लेना चाहूंगा, जो पूर्ण रूपे ना जो मैं नाम लिंग भी नहीं बताना चाहता, वो लड़का था कि लड़की थी, मान लो वो लड़की थी, मुझे कहती है आचार्य जी मैं 100% बदल गई, अब मेरे में लड़की वाले भाव आ चुके हैं, लड़की वाले हार्मोन आ चुके हैं। दुनिया में कोई ऐसी पैथी है जो इतना बड़ा परिवर्तन कर दे। तो मैंने जो लगभग 98 में घर से निकला था, 2002 में गुरु से दीक्षा ली थी योग की, करीब 22 साल की जो यात्रा है, पहले मैं नहीं बोलता था, लेकिन 22 साल के जो मेरे अनुभव हैं, जो मैंने देखा है, जो मैंने पाया है, मैं फिर दोहरा रहा हूँ कि आप पूर्ण रूपेण रूपांतरण 100% परिवर्तन चाहिए तो योग की शरण में आपको जाना पड़ेगा। और विशेषकर छोटे बच्चों को मैं कहना चाहता हूँ, योग की शरण में लाइए। सब चाहते हैं मेरा बच्चा दिव्य हो, भव्य हो, तो मैं पिछले कई सालों से प्रयोग कर रहा हूँ, काफ़ी प्रयोग किया और हमारे को सफलता मिली है। मैं जिस नव दंपति को कहता हूँ कि गर्भाधारण से पहले 9 महीने योग करो, और गर्भाधारण है जो है योगिक तरीके से करो, और गर्भाधारण करने के बाद कुछ प्राणायाम है हमारे, कुछ आसन हैं, कुछ आयुर्वेद की औषधियाँ हैं, वो करो। तो हमने देखा कि इतनी सुस्वस्थ संतान होती है, इतनी हट्टी कट्टी संतान होती है। तो अगर आप बच्चों को, भविष्य बच्चों का बनाना चाहते हैं, सुस्वस्थ संतान चाहते हैं, तो आपको योग की शरण में जाना पड़ेगा। इस समय हम मौजूद हैं शहीद कैप्टन पवन जी, जो हर्बल पार्क जिनके नाम से हम समर्पित एक हर्बल पार्क में मौजूद हैं। आचार्य जी, आपने कुछ आयुर्वेद और जड़ी बूटियों की बात की, क्या आप बताना चाहते हैं कि जितना योग अहम योगदान करता है, क्या जड़ी बूटियाँ भी उतना ही अहम योगदान अपना अदा करती हैं व्यक्ति के नवनिर्माण में या उसके रोगों से मुक्ति दिलाने में? देखिए, योग का और आयुर्वेद को आप अलग मान कर ना चलें, दोनों का दिव्य संगम रहा, पूर्व से रहा। हमारे जो ऋषि थे, जो योग के ऋषि थे,
उनको पूरे वो आयुर्वेदाचार्य थे जी। और जो आयुर्वेद के जो ऋषि हैं वो योगाचार्य थे। आप योग के ग्रंथों में देखोगे कहीं ना कहीं जड़ी बूटियों का वर्णन खूब आता है। आप आयुर्वेद के ग्रंथों में देखेंगे योग भरा पड़ा है, बहुत बहुतायतमय योग है। जी। योग और आयुर्वेद कभी भी अलग नहीं रहे। आधुनिक शिक्षा पद्धति जो आई है, विशेषकर मैकाले की जो शिक्षा पद्धति आई, उसके बाद आयुर्वेद को और योग को अलग समझने लगे। अगर कोई व्यक्ति पूर्ण स्वास्थ्य पाना चाहता है जी, तो मैं उससे निवेदन करता हूँ कि आप आयुर्वेद कर रहे हैं तो साथ में योग भी कीजिए। आप योग कर रहे हैं तो साथ में आयुर्वेद का भी सहारा लीजिए। आयुर्वेद जो है, हमारे महर्षि पतंजलि हैं जी, उन्होंने एक जगह लिखा है, जब वो सिद्धि की बात करते हैं कि औषधिजा सिद्धि, औषधियों से सिद्धि भी आती है। यहाँ हमारे यहाँ क्या है, रसायन शास्त्र रहा है जी। रसायन शास्त्र में क्या है कि आदमी बड़ा उम्र हो जाए लेकिन उम्र का साइड इफेक्ट उसके ऊपर नहीं आए। हमारे यहाँ च्यवनप्राश जैसी परंपराएं रही हैं, लेकिन जैसे कि मैंने पहले भी इशारा किया था, आयुर्वेद के साथ भी ऐसा हुआ कि कुछ गलत व्यक्तियों के हाथों में आयुर्वेद आ गया जी, जिसके कारण वो उस गुणवत्ता के साथ आयुर्वेद की वस्तुओं को तैयार नहीं कर रहे हैं जी। मैं दर्शकों से कहना चाहता हूँ, किसी ने आना, कोई मेरे पास आना कभी सर्दी के मौसम में, च्यवनप्राश क्या होता है हम खिला के दिखाएंगे। च्यवनप्राश क्या होता है जी, जी। अगर आयुर्वेद की अच्छी जड़ी बूटियां आपको मिल जाती हैं तो 100% रिजल्ट आता है। और जड़ी बूटियाँ खाने से नहीं, जड़ी बूटियों के पास रहने से, जड़ी बूटियों के पास बैठने से, उस जड़ी बूटी का जो अणु है, परमाणु है, जब हम श्वास ले रहे हैं तो प्राणायाम के माध्यम से वो अणु और परमाणु हमारे शरीर में चला जाते हैं। ये 3-4 पत्ते मेरे हाथ में शीशम के पत्ते हैं। हर जगह बुतायत में शीशम होती है। आप हमारे गुरुजी बोलते हैं कि एक शीशम का पत्ता बादाम से भी ज्यादा कीमती होता है। आप बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। लाभ लेते हैं। मैं विशेषकर जिसको गर्मी के जो रोग हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहूँगा, प्रातःकाल शीशम के पत्ते खा के देखो। बहनों को बहुत सारियों को लिकोरिया होता, केवल शीशम के पत्तों से मेरे रोगी ठीक हुए, मैंने रोगी ठीक किए। तो औषधियाँ जो हैं उन अपने घर में औषधियाँ जरूर लगाओ। आयुर्वेद में कहा जाता है जिसकी माँ ना हो तो हरड़ उसकी माँ होती है। हरड़ का पौधा लगा के देखो ना अपने घर में, तुलसी का पौधा आप अपने घर में लगा के देखो ना, कि इतना बड़ा परिवर्तन धीरे धीरे आपके स्वास्थ्य पर आएगा। मैं निवेदन करना चाहता हूँ दर्शकों से, रिटर्न टू नेचर, प्रकृति की तरफ लौटिए, लौटना पड़ेगा अगर बचना है तो। ये जो ऐसी वाली कल्चर है इसको छोड़ना पड़ेगा जी, प्रकृति के सानिध्य में जाना पड़ेगा जी। आचार्य जी, आपकी बातों से ऐसा नजर है जिस प्रकार से हमारे वीर शहीद जो अपना सर्वोच्च बलिदान देकर देश को उसके सर्वोच्च पर रखते हैं, क्या इसी प्रकार से योग और आयुर्वेदा और हर्बल औषधियाँ ये भी देश को सर्वोच्च पर ले जाने के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दे देती हैं? कुछ ऐसा ही मुझे इस पूरे साक्षात्कार का मर्म समझ में आया। देखिए, सबकी एक्सपर्टीज होती है। भारत देश की एक्सपर्टीज नहीं, जननी जो है योग की वो भारत देश है। आयुर्वेद की जननी भारत देश है। प्राकृतिक चिकित्सा की बहुत सारे विदेशों में मानते हैं। मैं कहता हूँ वेदों को पढ़ के देखो, वेदों में प्राकृतिक चिकित्सा है। मंत्रों की जो जननी है वो भारत देश रहा है। रेकी को भी कहा जाता है कि जापान से आई, लेकिन रेकी और प्राणिक हीलिंग के बारे में मैं कहना चाहता हूँ कि भारत में ही पैदा हुई हैं। दुनिया में को हमारी टक्कर का है ही नहीं इस विषय के ऊपर। लेकिन अगर हम विश्व गुरु बनना चाहते हैं तो मैं कहता हूँ कि विश्व गुरु बनने में जो हमारे पास है, योग है, आयुर्वेद है, प्राकृतिक चिकित्सा है, मंत्र है, यश थेरेपी है, इसमें हम एक्सपर्ट थे, हैं और रहना होगा। रहना होने का मतलब है कि हमारे को नित्य प्रति अनुसंधान करने होंगे, योग्य व्यक्तियों के विषय में इस विषय को देना होगा। तो पुनः भारत की प्रतिष्ठा, भारत को किस लिए जाना जाता है विश्व में? विश्व गुरु शिक्षा के क्षेत्र में जो सबसे ज्यादा अगर को जो जाना जाता है तो किसने सुना? योग ने जनाया है। एक साथ कितने देशों योग के सामने नतमस्तक हुए। भारत की योगियों ने पूरे विश्व को हिला के रख दिया। महात्मा बुद्ध की कितनी बड़ी स्वीकारोक्ति है, ध्यान की कितनी बड़ी सभा, पूरा विश्व नतमस्तक है। विशेषकर कोरोना काल के बाद मैं कहना चाहता हूँ योग की और आयुर्वेद की और नेचुरोपैथी की जो स्वीकारोक्ति बढ़ी है वो कोरोना काल के बाद ज़्यादा बढ़ी है। पहले लोगों ने दूसरी दवाइयाँ लेके देखी हैं जी, और वो मैं कहूँगा तो विवाद हो जाएगा। जो उधर चला गया तो शायद बच के आया कि नहीं आया, लेकिन जो योग की शरण में चलेगा, जो आयुर्वेद की शरण में चला गया, वो
बहुत सारे मेरे पेशेंट ठीक हुए कोरोना काल के। जी चलिए प्रोफेसर साहब, आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए आपका हृदय से बहुत बहुत आभार। और दर्शकों को इसी सोच और इसी विचार के साथ छोड़े चलता हूँ। मैं मेरे सहयोगी कैमरामैन से कहना चाहूँगा, एक बार वो तिरंगे को दिखाएं। इस तिरंगे को आप देखिए, इसको देखने भर से ही आपके मन में एक उत्साह, एक जोश, एक आत्मविश्वास नज़र आता है, जिससे हमें पता लगता है कि भारत देश और भारत देश का वो तिरंगा और भारत देश की जो शिक्षाएं हैं वो हमेशा विश्व को एक मार्गदर्शक के रूप में नज़र आती हैं। और उसी दिशा में आचार्य प्रोफेसर वीरेंद्र जी हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने अपना योग विषय की विशेषज्ञता और जिस प्रकार से बताया कि सब चीज़ों का समाधान सिर्फ योग और आयुर्वेदा पद्धतियों के द्वारा हमें मिल सकता है। आप देखते रहिए रिवॉल्यूशन इंडिया। फिर किसी अन्य दिन किसी खास मुद्दे पे किसी खास शख्स से मुलाकात कराएंगे। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून, जिसको भव्य रूप से पूरे विश्व ने माना है, जाना है, पहचाना है और जिसकी उपयोगिता को महसूस किया है। आप देखते रहिए रिवॉल्यूशन इंडिया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।